Good morning, students. My name is Alok Kumar Shah, assistant teacher of RK Plus 2 High School हिरनपुर। लास्ट 2 सेशन में हम लोगों ने परक मॉडल सेट 1 के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके थे। अभी परक मॉडल सेट 1 के ही अति लघु त्रिप्रश्न जो प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के आते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 31 नंबर। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पिछले सेशन में ही हम लोग देखे थे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। बड़ा आसान है। सबसे पहले 510 का हम लोग आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बार में चलाएंगे तो 255 मिलेगा। फिर हम लोग 3 बार में चलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 85। फिर हम लोग 5 बार में चलाएंगे तो मिलेगा 17। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 प्राप्त हो रहा है। सेम उसी प्रकार हम लोग 92 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बार में चलाएंगे तो 46। फिर 2 बार में चलाएंगे तो 23। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 2 गुना 23। इसीलिए एचसीएफ जो होता है दोनों का आवाज गुणनखंड में जो कॉमन आता है उभयनिष्ठ आता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि केवल 2 कॉमन आ रहा है। सेम हम लोग एलसीएम जो ज्ञात करते हैं, जो एचसीएफ होता है उसको तो लिखते ही हैं, उसके बाद जो दोनों आवाज गुणनखंड में छूट जाता है सबको गुना के रूप में रखते हैं। तो ऊपर में छूटा है 3 गुना 5 गुना 17 और नीचे छूटा है 2 गुना 23। सभी को जब गुना करके लिखते हैं तो 23,460 आता है। अर्थात 510 और 92 का एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर जो 32 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो जब भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। यह द्विघात बहुपद का मूल रूप है। अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 को शून्यक होगा, एगो का अल्फा एगो बीटा। तो दिया है मेरा शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर -3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर 2। तो जब भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो हम लोग एक फॉर्मूला है द्विघाती बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा। इसमें मान बैठा देना x² तो x² ही रहेगा। अल्फा जोड़ बीटा की जगह -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा की जगह 2। तो x² माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया 3x प्लस 2। तो मेरा द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 प्राप्त हुआ। इस सवाल को एक दूसरे विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। 32 नंबर सवाल को हम लोग दूसरे विधि से बना के दिखाते हैं। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो मूल रूप है वो है ये, ठीक। इनका 2 शून्यक हो गया, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम लोग इस विधि को बोलते हैं शून्यकों और गुणकों के बीच का संबंध। तो अल्फा जोड़ बीटा जो होता है वो होता है -b/a और अल्फा गुना बीटा होता है वो होता है c/a। b/a मतलब x का गुणक
और a का अर्थ होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। सेम ही अचर पद और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणक। अब इसमें जो मेरा दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, वो इसमें बैठाएंगे, शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो इसमें बैठाएंगे। तो हम लोग का दिया है अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना -3, और अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला यहां से प्राप्त हुआ -b/a और यहाँ -3। इसके नीचे हम लोग 1 लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग तुलना करेंगे तो b का मान 3 और a का मान 1 मिलेगा। b का मान 3 और a बराबर 1 मिला। पुनः हम लोग देखते हैं अल्फा गुना बीटा बराबर, हमको फॉर्मूला प्राप्त हुआ c/a और इतना बराबर दिया हुआ 2। इसके नीचे भी क्या 1। तो अब हम तुलना करने के बाद देखते हैं c बराबर 2 और a बराबर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग का अल्फा बीटा के तहत उनके शून्यकों का रिश्ता से हम लोग को a, b और c का मान प्राप्त हो गया। तो हम लोग लिखेंगे द्विघाती बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के जगह 1 है तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो x स्क्वायर, b के जगह 3 है तो 3x और c के जगह 2 है तो 2। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहले वाला विधि से जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ था, इस वाला विधि से भी द्विघात बहुपद वही प्राप्त हुआ। तो जो 32 नंबर जो सवाल है, दो विधि से आप लोग को बना के हमने दिखा। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर सवाल में। 33 नंबर सवाल जो है वो है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो वो संख्या ज्ञात करें। बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा संख्या बराबर x, छोटा संख्या बराबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना 26। इसको समीकरण 1 ले लिए। पुनः एक बार प्रश्न से दूसरा शर्त में कहा गया है कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या का 3 गुनी है। तो x बराबर 3y, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x के जगह हम लोग 3y रखेंगे, तो 3y माइनस y बराबर हो गया 26, 2y बराबर हो गया 26, तो y बराबर हो गया 13। ये 13 जो y बराबर आया है, ये मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। पुनः समीकरण 1 से x माइनस 13 बराबर हो गया 26, तो x बराबर हो गया 26 जोड़ 13 बराबर 39। अर्थात इस सवाल में दोनों संख्याएं, पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर 13, मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल में। सवाल नंबर 34 है, एपी सीरीज से है, समांतर श्रेणी से। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं एपी में एनवा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए a 17वां पद लेंगे, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 17 में 1 गया मतलब 16 इंटू डी। इसको समीकरण 1 ले लिए। फिर हम लोग a 10वां पद, a प्लस क्या होगा 9d, इसको समीकरण 2। अब हमको याद कीजिए, सवाल में बोल रहा कि 17वें पद से
7 अधिक है, तो मतलब A17 माइनस A10 बराबर कितना 7। अब कुछ नहीं, इनका अपना अपना मान बैठा दीजिए, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D बराबर कितना 7। तो ए कट गया, 16D में 9D चला गया तो बचा 7D बराबर 7। तो D बराबर कितना होगा 7/7, कटने के बाद 1। और यही D जो है ये इसी को सारवांतर बोलते हैं, अर्थात इस सवाल का सारवांतर कितना होगा 1। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर जो 35 है वो है ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD है। इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए AO बाई BO बराबर CO बाई DO होगा। ये सवाल जो है ये दो तरीका से सवाल को बना सकते हैं। एक तो थेल्स प्रमेय लगा के भी बनाया जा सकता है, और नहीं तो समरूपता लगाकर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समरूपता के तहत। तो एक समलम चतुर्भुज हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले, तो हो गया A B और ये हो गया C और D, ये हो गया O। ये सवाल प्रमेय टाइप का है, इसीलिए हम लोग प्रमेय के जैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले दिया है, तो दिया है ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसका AB जो है भुजा AB समांतर क्या है CD। सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है AO बाय BO बराबर CO बाय DO, यही सिद्ध करना है। समरूपता लगाने से हम लोग को रचना करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण में हम लोग को देखिए, इस वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं और इस वाला त्रिभुज में, तो इस वाला त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। इन दो त्रिभुज में हम लोग चर्चा करें, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो बड़ा आसान है। कोण O बराबर कोण O होगा, ये वाला कोण देख लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। किस आधार पे बोलिए तो शीर्षाभिमुख के आधार पे। शीर्षाभिमुख के आधार पे। उसके बाद कोण ये वाला और कोण ये वाला दोनों बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण होने की वजह से। अगर इस कोण का हम नामांकन कर दिए 1, इसका नामांकन कर दिए 2, ठीक, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। किस आधार पे? एकांतर कोण। फिर अगर इस कोण का हम लोग नामांकन कर दे 3 और इस कोण का नामांकन कर दे 4, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। किस आधार पे? ये भी एकांतर कोण होने की वजह से। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD। किस आधार पे? ट्रिपल A समरूपता। ट्रिपल A समरूपता से। और हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज का जो भुजा होता है वो अनुपाती होता है। इसलिए DO बाय BO बराबर होगा CO बाय AO। इसको जब सजाएंगे हम लोग तो AO बाय BO बराबर हो जाएगा CO बाय DO। और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, इसीलिए हो गया प्रूफ।
इस सवाल को हम लोग थेल्स प्रमेय लगा के भी बना सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे इस सवाल में, तो फिर सेम वही प्रमेय टाइप का दिया हुआ जो अभी बनाए हम लोग, दिया हुआ वही लिखना है दिया हुआ। इसमें सिर्फ रचना करना है, रचना करना है। रचना यहां से हम लोग एगो रचना करेंगे, तो इसको ई ले लेते हैं, ओ ई। तो ओ ई जो है वो समांतर लेंगे किसका, ए बी का भी ले लेंगे और समांतर लेंगे सी डी का भी। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट प्रमाण में चलते हैं। सिद्ध करना है वो हम लोग को पता ही है, तो हम लोग प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में हम लोग देखेंगे लेंगे हम लोग एक बार त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ओ ई जो है वो समांतर किसका है, ए बी का। किसका, ए बी का। ओ ई जो समांतर है किसका, ओ ई, ये वाला समांतर किसका है, ए बी की। ठीक है, तो हम लोग थेल्स लगाएंगे। क्या क्या लगाएंगे बोलो तो, ये थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय बोलता है सी ई बाय ई ए बराबर सी ओ बाय ओ बी। पुनः हम लोग लिखेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में ओ ई जो है वो समांतर किसका है, सी डी का है। तो थेल्स प्रमेय लगाते हैं इसमें भी। हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से ए ई बाय सी ई बराबर हो जाएगा ए ओ बाय ओ डी। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 को हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाय, अगर इसको उल्टा दें तो हम लोग इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 को ही। तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए लेफ्ट साइड दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो राइट साइड भी हम लोग का क्या होगा, बराबर होगा। तो ओ बी बाय सी ओ बराबर ए ओ बाय ओ डी। इस प्रकार हम लोग इसको सजाएंगे तो ए ओ बाय बी ओ और बराबर हो जाएगा सी ओ बाय डी ओ। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग ये 35 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग 2 विधि से प्रूफ कर दिए, थेल्स लगाकर भी और समरूपता लगाकर भी। अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर सवाल में। तो सवाल नंबर जो 36 है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार है कि एक कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, एक यहाँ पर एक बिंदु डी है
और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है, दिया हुआ है। तो हम लोग जो दिया है वो तो पहले लिखते हैं, ये भी प्रमेय टाइप का ही सवाल है, इसीलिए दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एडीसी में कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी दिया है। ये जो दिया हुआ हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है। रचना इसमें जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, बड़ा आसान है, इसमें दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हम लोग को समरूप दिखा देना है। तो एक तो कोण दिया हुआ है ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये दिया है। और हम लोग एक कोण जो सी है, ध्यान दीजिए, वो कोण सी क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो कोण सी बराबर कोण सी होगा, ये होगा कॉमन होने के कारण। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी वो समरूप हो गया त्रिभुज ए डी सी का, किस आधार पे, ए समरूपता से, ए समरूपता से समरूप हो गया। अगर समरूप त्रिभुज हो गया तो इसका भुजा क्या होगा, अनुपाती होगा। समरूप त्रिभुज का भुजा क्या होता है, अनुपाती होता है। इसलिए सी ए बाय सी बी बराबर सी डी बराबर सी ए बाय सी डी। जब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, तो हमारा हो गया प्रूफ। आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल में। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37 त्रिकोणमिति से है, बड़ा आसान सवाल है। हम लोग को मान ज्ञात करना है, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले तो हम लोग इस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान हम लोग को रख देना है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 जोड़ साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ गुना कॉस 60 का भी मान होता है हाफ। अब √3 और √3 मिलके 3 और 2 मिलके 4 और 1/4। जब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं 4 तो ऊपर भी प्राप्त होता है 4, कट क्या आएगा, कितना, 1। इस प्रकार ये जो सवाल है त्रिकोणमिति का, इसका आंसर होगा 1। इसको हम लोग दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड। हायर मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक्चुअली देखा जाए कि ये इसका जो फॉर्मूला का दाहिना जो साइड है वो सवाल के जैसा ही रूप है उसका, इसका दाहिना साइड जो है वो सवाल के जैसा ही रूप है। सिर्फ अंतर यही है कि ए के जगह 60 डिग्री दिया हुआ और बी के जगह 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये सवाल, सारे सवाल को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए
हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए के जगह कितना 60 डिग्री और बी के जगह कितना 30 डिग्री। तो साइन का 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, साइन का 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इस प्रकार हम लोग इस सवाल को दूसरी विधि से भी प्राप्त कर लिए। अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल। 38 नंबर जो सवाल है वो है प्रायिकता से संबंधित सवाल है। एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद रखा गया है। एक थैला में 3 लाल गेंद, लाल गेंद कैठो है 3 ठो और काली गेंद कैठो है 5 ठो। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कुल कितना है 5 और 3 8 है। कुल कितना हो गया 8। अब प्रायिकता में हम लोग जानते हैं, प्रायिकता में होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूलित संभावना बटा कुल संभावना। तो अनुकूलित संभावना किसको बोलते हैं, जो आंसर में हमसे मांगा जाता है, और कुल संभावना टोटल जितनी घटनाएं घट सकती है उन सबको मिलाकर कुल संभावना होता है। तो इस प्रकार इस वाला सवाल में हम लोग देखते हैं कि हमको पहला बोला है लाल गेंद होने की प्रायिकता, किसका, लाल गेंद। तो पी लाल, तो हमको ऊपर में क्या होगा, लाल गेंद की अनुकूलित संभावना, मतलब लाल गेंद कितनी बार आ सकता है, तो लाल गेंद 3 बार आ सकता है। कितनी बार, 3 बार। और कुल संभावना कितना है 8, तो 8, तो 3/8 हो गया 1 नंबर सवाल का। दूसरी नंबर जो सवाल है लाल नहीं होना चाहिए बोलता, क्या, लाल नहीं। तो लाल नहीं, देखो माथे में बार लगा दिए, इसका अर्थ होता है लाल नहीं। तो लाल गेंद मना किया है निकालने, काला गेंद तो मना नहीं किया है, तो काली गेंद निकल सकता है मेरा। तो काली गेंद हो गया 5/8। इस प्रकार हम लोग प्राप्त हो गया मेरा 3/8 लाल गेंद आने की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता 5/8। इसको हम लोग एक फॉर्मूला है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पी लाल मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता जोड़ पी लाल नहीं मतलब लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है 1। ये प्रायिकता का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पी लाल का मान कितना आया मेरा 3/8 जोड़ पी लाल नहीं बराबर 1। तो हमको चाहिए क्या, पी लाल नहीं। तो पी लाल नहीं बराबर क्या होगा 1 - 3/8। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 8 रहेगा, यहाँ पर 8 - 3, 8 - 3 मतलब 5/3। देखिए हम लोग इस सवाल को डायरेक्ट भी बना सकते हैं और ये प्रायिकता के फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग एक प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक कंप्लीट किए, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आता है। ये धन्यवाद।